नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे इस वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, हम प्राचीन इतिहास के टॉपिक को कवर कर रहे हैं, जिसमें इसके पिछले वीडियो में हमने आपको मगध एम्पायर के बारे में बताया, जिसमें हमने प्रमुख 3 वंशों को देखा, जैसे कि हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। तो दोस्तों, उसके बाद नंद वंश के बाद या नंद वंश के ही शासनकाल में यूँ कहें तो सिकंदर का आक्रमण होता है। यानी कि कुछ विदेशी आक्रमणकारी भारत में प्रवेश करते हैं। इसमें से प्रमुख सिकंदर का आक्रमण है, जो कि कुछ उपलब्धियां भी हासिल हुई हैं हमें सिकंदर के आक्रमण से भारत को। तो क्या उपलब्धियां हासिल हुई हैं या उसका क्या प्रभाव पड़ा है भारत पर, तो उसकी हम चर्चा करेंगे। और सिकंदर ने भारत पर आक्रमण क्यों किया, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट, जैसा कि यहाँ लिखा है कि सिकंदर का जन्म 356 बीसी में हुआ था। इसके पिता का नाम फिलिप था, जो कि मकदूनिया के शासक थे। ठीक है। और अरस्तु का ये शिष्य था, यानी कि सिकंदर के गुरु थे अरस्तु। इसके सेनापति यानी कि सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था, और एक जलीय सेनापति भी था जिसका नाम था निर्याकस। यहाँ सेल्यूकस निकेटर, जिससे कि आगे चलकर चंद्रगुप्त मौर्य से इसका युद्ध होता है, मौर्य वंश में इसकी हम चर्चा करेंगे, वहाँ पर उससे इसका युद्ध होता है। और सेल्यूकस निकेटर जो है चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित होता है। ठीक है। इसकी हम चर्चा आगे करेंगे। फिलहाल हम यहाँ सिकंदर के बारे में पढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट हमने यहाँ मेंशन किया है कि ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में यूनानी और ईरानी ने दुनिया में सर्वशक्तिमान बनने के लिए लड़ पड़े। तो कहा जाता है कि ईरानियों ने भी भारत पर आक्रमण किया था। फिलहाल उसके कुछ ज़्यादा साक्ष्य नहीं प्राप्त होते हैं, कुछ ही साक्ष्य हैं। तो ऐसा माना जाता है कि ईरानियों ने भी भारत पर आक्रमण किया था, उसके बाद ही यूनानियों ने भारत पर आक्रमण किया, तो जिसमें से सिकंदर का नाम सामने आता है। तो ये दोनों आपस में लड़ पड़े थे सर्वशक्तिमान बनने के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि सिकंदर विश्व विजेता बनना चाहता था, परंतु उसकी यह इच्छा पूर्ण नहीं हो पाई। उसके क्या कारण थे, उसको भी हम नीचे अभी चर्चा करेंगे आगे। तो आगे हम देखते हैं, लिखा है यहाँ पर कि अंततः ईरानी साम्राज्य को नष्ट कर सिकंदर के नेतृत्व में यूनानियों ने ईरान से भारत की ओर आगे बढ़े। तो दोनों में जब संघर्ष होता है तो उसमें यूनानी विजयी होते हैं और भारत की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है। थर्ड पॉइंट है यहाँ पर कि ईरान की विजय के बाद, जैसे कि ईरान को हरा देते हैं सिकंदर या सिकंदर की सेना, तो उसके बाद सिकंदर काबुल की तरफ बढ़ता है। ठीक है। काबुल, जो कि अफ़गानिस्तान की राजधानी है वर्तमान समय में, तो उधर वो बढ़ते हैं, जहाँ से वह 326 ईसा पूर्व में खैबर दर्रे से होकर भारत की ओर चल दिया। सिंध तक पहुँचने में उसे 5 महीने लगे। यानी कि ईरानियों को हराने के बाद सिकंदर की सेना काबुल तरफ बढ़ती है, और काबुल के तरफ बढ़ने पर 326 ईसा पूर्व में वो भारत में प्रवेश कर जाती है, और खैबर दर्रे से। तो इसे ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है कि किस दर्रे से होकर सिकंदर की सेना आई थी भारत में। तो खैबर दर्रे से होकर 326 ईसा पूर्व में भारत पर उसने अपनी सत्ता की नींव रखी थी। ठीक है। और सिंधु तक पहुंचने में उसे 5 महीने का समय लगा था। तो काबुल, क्योंकि उसमें भारत का ही पार्ट था, तो आप कह सकते हैं कि भारत में वो घुस चुके थे। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है, तक्षशिला का शासक अम्भी सिकंदर से शीघ्र ही पराजित हो जाता है और उसकी सेना अधिक शक्तिशाली हो जाती है। यानी कि तक्षशिला, जो कि गांधार महाजनपद की राजधानी थी, हमने महाजनपदों में इसकी चर्चा की है। तो तक्षशिला गांधार महाजनपद की राजधानी है, उसका एक शासक था गांधार का या तक्षशिला का अम्भी। सिकंदर से उसका युद्ध होता है, परंतु वह सिकंदर से शीघ्र ही पराजित हो जाता है, और इस हिसाब से सिकंदर की जो सेना है और अधिक शक्तिशाली हो जाती है। ठीक है। आगे हम देखते हैं। उसके बाद इसका जो अगला युद्ध होता है सिकंदर का, वो झेलम पर पहुंचने पर सिकंदर का सामना वहाँ के शासक पोरस से हुआ। यानी कि उसका जो अगला युद्ध हुआ वो राजा पोरस से हुआ, जो कि झेलम के तट पर उसका राज्य स्थापित था, जो कि पंजाब में कहा जाता है। तो हालांकि सिकंदर ने राजा पोरस को हरा दिया, किंतु वह उसकी बहादुरी और साहस से प्रभावित होकर उसे उसका राज्य वापस दे दिया। परंतु वह उसके बहादुरी और साहस से बहुत अधिक प्रभावित हो जाता है सिकंदर, और उसे उसका राज्य जो है वापस लौटा देता है। तो इसे, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि राजा पोरस का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था, तो आप जानते रहिए झेलम नदी के तट पर हुआ था। कहीं कहीं से वितस्ता भी कहा जाता है, क्योंकि यूनानी भाषा है वितस्ता। तो आप दोनों याद रखिएगा, झेलम वितस्ता, या इसे हाइडेस्पीज का युद्ध भी कहा जाता है। तो ये सब चीज़ें आप याद रखिए, हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए। ठीक है। उसके बाद आगे हम देखते हैं। आगे है कि सिकंदर ब्यास नदी तक पहुँच चुका था। वह अब उत्तर की तरफ आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन उसकी सेना ने उसके साथ जाने से इनकार कर दिया। तो जैसा कि उसने पहले तक्षशिला के राजा अम्भी को हराया, उसके बाद फिर झेलम नदी के तट पर एक राज्य स्थापित था जिसके शासक थे
पोरस, उनको हराया। उसके बाद फिर वो आगे व्यास नदी तक पहुंचता है, परंतु होता क्या है कि उसकी जो सेना रहती है वो इनकार कर देती है व्यास नदी को पार करने में, उत्तर की तरफ बढ़ने में। यानी कि जिस तरफ उत्तर में मगध साम्राज्य स्थापित था उस समय, क्योंकि उस समय नंदवंश का शासन चल रहा था जिसका शासक था घनानंद, तो वहाँ पर भी वो आक्रमण करना चाहता था सिकंदर, परंतु उसकी सेना मना कर देती है। तो इसके क्या कारण थे आगे हम देखते हैं। तो मेनली इसका कारण यह था कि यूनानी सैनिक युद्ध के कारण थकान और बीमारी के शिकार हो गए थे, और भारत की गर्म जलवायु तथा 10 वर्षों तक निरंतर युद्ध अभियान ने उन्हें बुरी तरह से बीमार बना दिया था। ठीक है, तो ये भी एक कारण थे क्योंकि वो लोग निरंतर 10 वर्षों तक युद्ध करते हुए आगे बढ़े थे, और भारत में जब प्रवेश की तो यहाँ की जलवायु जो है बहुत ही गर्म है, तो वो लोग उसको सहन नहीं कर पाए और बीमार पड़ गए। उसके साथ साथ थकान भी एक कारण मानी जाती है। तो ये सभी कुछ ऐसे कारण थे जिनसे उनकी सेना ने, यानी सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। दूसरा हम कुछ कारण देखते हैं। दूसरा लिखा है कि यूनानी इतिहासकार बताते हैं कि ग्रीक सैनिकों को गंगा पर तैनात एक विशाल सेना के बारे में भी सूचना थी। यह स्पष्ट रूप से नंदों के शासनकाल का मगध साम्राज्य था, जिनके पास सिकंदर से भी कहीं अधिक सैनिक थे। तो दोस्तों, एक कारण यह भी था कि उस समय मगध साम्राज्य में नंदवंश का शासन चल रहा था, जिसका शासक था घनानंद, तो उसकी जो सेना थी बहुत ही विशाल थी, यहाँ तक कि सिकंदर से भी कहीं अधिक सैनिक थे उसके पास। तो एक कारण यह भी हो सकता था कि उसकी सेना डर या भय से व्यास नदी को पार करके उत्तर भारत में प्रवेश नहीं करना चाहिए। तो कुछ ऐसे कारण थे, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नोट के माध्यम से हमने यहाँ कुछ मेंशन किया है। लिखा है यहाँ पर कि इस तरह से पूर्वी साम्राज्य पर शासन का उसका सपना अधूरा रह गया, यानी कि उसकी सेना जो है व्यास नदी से वापस लौट जाती है, तो मजबूरी बस सिकंदर को भी वापस लौटना पड़ता है। तो इस तरह से उसका जो विश्व विजेता बनने का सपना था वो अधूरा रह जाता है, और वो निरंतर 19 महीने तक भारत में युद्धरत रहा। एग्जाम में पूछा जाता है कि सिकंदर कितने महीने तक भारत में रहा या भारत में युद्ध करता रहा, तो 19 महीने तक सिकंदर ने भारत में युद्ध किया या युद्धरत रहा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा आप इसको। उसके बाद हम देखते हैं भी, जैसे कि हमने शुरुआत में आपसे चर्चा की थी कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण क्यों किया, इसके क्या कारण थे जिससे वो इतना लालायित हुआ भारत पर आक्रमण करने के लिए। विश्व विजेता तो खैर वो बनना चाहता ही था, परंतु कुछ और भी कारण थे। तो चलिए उन कारणों को हम देख लेते हैं बारी बारी करके। फर्स्ट कारण है यहाँ पर कि ईरान विजय के बाद वह भारत की ओर आगे बढ़ा, इसलिए ताकि भारत के अपार धन को लौट सके और अपनी सत्ता की नींव रख सके। तो एक कारण यह भी था क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यूनानियों से पहले ईरानियों ने भारत पर आक्रमण किया था, तो इसकी सूचना सिकंदर को लगी थी, और उसके माध्यम से यहाँ की धन संपदा के बारे में भी ईरानियों के माध्यम से सिकंदर को पता चली। तो ये भी एक कारण बन सकता है भारत पर आक्रमण करने का, कि धन संपदा को लूट सके और अपनी सत्ता की नींव रख सके। ठीक है, दूसरा कारण, यूनानी लेखकों ने भारत की भव्यता का चित्रण किया था, जिससे सिकंदर यहाँ आक्रमण के लिए लालायित हुआ। और जो कुछ यूनानी लेखक थे जिन्होंने भारत की भव्यता का इस प्रकार चित्रण किया था कि सिकंदर लालायित हो उठा कि भारत पर आक्रमण करना ही है। ठीक है, उसके बाद कुछ और देखते हैं। लिखा है कि सिकंदर को भौगोलिक ज्ञान और प्राकृतिक इतिहास को जानने की ललक थी। सिकंदर ने योजनापूर्ण तरीकों से यहाँ के शासकों को हराया और अपने अधीन बनाया। तो ये सभी कुछ कारण बनते हैं जिनसे सिकंदर भारत पर आक्रमण करने के लिए लालायित हुआ। तो आए हुए आपके समझ में आया होगा। चलिए हम आगे देखते हैं। तो इसी क्रम में हम आगे देखते हैं कि सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव क्या पड़ा, यानी कि भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, क्या इफेक्ट पड़ा भारत पर, उसको हम देखते हैं। फर्स्ट यहाँ मेंशन किया गया है कि भारत और ग्रीस यानी कि यूनान के बीच कई क्षेत्रों में प्रत्यक्ष संबंध स्थापित होना, यानी कि इसके आक्रमण से भारत और ग्रीस के बीच कई प्रत्यक्ष रूप से संबंध स्थापित हुए। ठीक है, जैसे व्यापार से आप एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं व्यापार को। ठीक है, दूसरा, सिकंदर के अभियान ने भूमि और समुद्र के माध्यम से 4 अलग अलग मार्ग प्रशस्त किए, जिससे यूनानी व्यापारियों और कारीगरों को व्यापार करने की मौजूदा सुविधाएं बढ़ गईं। यानी कि सिकंदर जिस भूमि से या जिस रास्ते से भारत में आया था आक्रमण करने के लिए, उस रास्तों को जाना गया, पहचाना गया, और आगे चलकर उनसे व्यापार के लिए सुविधाएं प्रदान की गई, यानी कि उन रास्तों से व्यापार की सुविधा काफ़ी बढ़ गई। ठीक है, तो एक लाभ यह भी हुआ, यानी कि प्रभाव पड़ा। थर्ड हम देखते हैं, सिकंदर के अभियानों का सही उल्लेख है, जिससे हमें आगामी घटनाओं के सही भारतीय कालक्रम स्थापित करने में मदद मिलती है। तो मेनली इसका जो प्रभाव पड़ा, मुख्यतः जो ज़्यादा प्रभाव पड़ा वो यही पड़ा कि इससे हमें जो आगामी घटनाएं हुई हमारे भारत में, यानी कि प्राचीन इतिहास में, तो उनकी
दिनांक वाइज यानी कि डेट वाइज उसे लिखने के लिए हमें इनसे काफ़ी मदद मिली, क्योंकि सिकंदर का जो आक्रमण हुआ था उसको डेट वाइज लिखा गया था। तो उसी के अकॉर्डिंग हमको भी आगे चलकर घटनाओं को दिनांक वाइज या डेट वाइज लिखने में मदद मिली। तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण था इसका प्रभाव। ठीक है, आगे हम देखते हैं। आगे है कि उत्तर पश्चिम भारत में छोटे राज्यों की क्षमता नष्ट कर सिकंदर के आक्रमण ने उस क्षेत्र में मौर्य साम्राज्य के विस्तार के लिए मार्ग प्रशस्त किया। यानी कि जब वो व्यास नदी से वापस लौट रहा था तो उसके रास्ते में जो भी छोटे राज्य या प्रांत मिले उसको, वो सबको जीतता चला गया या उस पर आक्रमण करता चला गया। तो इससे क्या हुआ कि जब आगे मौर्य वंश स्थापित होता है, क्योंकि नंद वंश के बाद मौर्य वंश स्थापित हुआ, तो मौर्य वंश के जो शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य, उनका राज्य विस्तार करने में इससे काफ़ी मदद मिली। ठीक, तो ये कुछ प्रभाव थे जो भारत पर इसके पड़े। तो आइए, कोई वीडियो आपको पसंद आया होगा, छोटा चैप्टर था। तो ये बहुत छोटा चैप्टर था, ये मेंस के लिए तो इंपॉर्टेंट इतना नहीं, लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। तो यदि आप वीडियो अच्छे से देख लेंगे 2-3 बार तो शायद आपसे कुछ ऑब्जेक्टिव छूट पाएँ। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मौर्यन डायनेस्टी के बारे में, यानी कि मौर्य वंश के बारे में, जिसमें हम चंद्रगुप्त मौर्य और उसके पुत्र बिंदुसार, फिर उसके पुत्र अशोक के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे मेंस हो या प्री हो या अदर कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, इनसे क्वेश्चन आपको अवश्य देखने को मिलते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।